बच्चा रटने का रट लेगा, लेकिन उसको सवाल समझ नहीं आएगा तो मजा नहीं है। आपको अब थोड़ा पॉलिटी की जानकारी देते हैं। अगर आपको पॉलिटी कंप्लीट है तो रिवील हो जाएगा, अगर नहीं है तो आपको नया कुछ जानने का आज मौका मिलेगा। तो हमने क्या किया, जिनेवा में जिसका मुख्यालय था वो तो बताया ही बताया है, उसके साथ उसका स्थापना ही बता दिया है। अनुआ का अर्थ क्या हुआ, नया, और खाई का अर्थ क्या हो गया, भोजन, यानी नई उपज का भोजन। और बेसिकली किस फसल को समर्पित है, ये आपका धान को समर्पित है। आप सोच सकते हैं, यानी जितना भी सिंगापुर का आकार है उससे लगभग 3 गुना आकार केवल किसका है, ये रिलायंस में जो सोलर प्लांट लगाया जा रहा है कच्छ में, उसका आकार है। ये कोई बड़ा बिजनेस बड़ा पैसे से नहीं, बड़ा सोच से बनता है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, हम आपको बताते हैं 10,000 में आप क्या क्या कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम निशांत स्वराज हुआ और आप देख रहे हैं रोजगार की जुगाड़ क्लासेस, जहां आपको जनरल कॉम्पिटिशन तैयारी के लिए मिलता है सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका। जैसा कि करंट अफेयर का दौर जारी था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो तारीख है, डेट है, वो आपका 1 सितंबर है। तो आज का करंट अफेयर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आपको करंट अफेयर के साथ साथ एक ऐसा कहानी सुनाया जाएगा जो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से भी जोड़ता है। और अंत में कुछ सवाल दिया जाएगा, इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें। और जो एक सूचना दिया गया था कल के वीडियो में कि एक लॉन्च किया जा रहा है आपका बैच, जिसका नाम होगा सृजन बैच, उस पर जल्द काम हो रहा है। क्योंकि सर उसमें थोड़ा लेट इसलिए लग रहा है कि उसमें यूपीएससी एक टॉपिक से यूपीएससी का भी क्वेश्चन चाहिए, बीपीएससी का क्वेश्चन चाहिए, बिहार टीचर का भी क्वेश्चन चाहिए, बिहार सीजीएल का भी क्वेश्चन चाहिए, एसएससी का क्वेश्चन चाहिए, एसएससी में एमटीएस का क्वेश्चन चाहिए, सीजीएल का क्वेश्चन चाहिए, रेलवे का क्वेश्चन चाहिए। तो सारा को एक जगह करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, काम हो रहा है। 1 से 2 दिन में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अंत में कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आज क्लास कैसा लगा और आप क्या क्या चेंजेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आज जैसा कि तारीख है आपका 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर का करंट अफेयर हम स्टार्ट करते हैं। 1 सितंबर का करंट अफेयर हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप लोग पढ़िए, पहला सवाल आप लोग पढ़िए। सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि राष्ट्रपति ने किस 2 मुख्य न्यायाधीश को, यहाँ मुख्य न्यायाधीश नहीं, सॉरी यहाँ गलती हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 2 यहाँ अन्य होगा। ठीक है, राष्ट्रपति ने किस 2 अन्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। ठीक है, तो सवाल सिंपल है कि राष्ट्रपति ने किस 2 अन्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। ऑप्शन आपका BR गवई, JK महेश्वरी, S सूर्यकांत, R नागरत्नन, और ऑप्शन नंबर C आलोक आराधे, विपुल पंचौली, और ऑप्शन नंबर D विपुल पंचौली, BR गवई। ठीक है, तो इस सवाल का थोड़ा कॉन्सेप्ट हम समझा देते हैं। इस सवाल का आंसर देने से पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं कि आखिरकार अब बच्चा रटने का रट लेगा, लेकिन उसको सवाल समझ में नहीं आएगा ना तो मजा नहीं है। आपको अब थोड़ा पॉलिटी की जानकारी देते हैं। अगर आपको पॉलिटी कंप्लीट है तो रिवील हो जाएगा, अगर नहीं है तो आपको नया कुछ जानने को आज मौका मिलेगा। देखिए, अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और इसके न्यायाधीश की नियुक्ति वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और किस अनुच्छेद में वर्णन है, 124 में ही वर्णन है, यानी फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेंशन इन द आर्टिकल 1 to 4। और इसी में कहा जाता है कि जो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो अपॉइंटमेंट किए जाएंगे किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अब सवाल आता है क्या सर कि सुप्रीम कोर्ट का इतिहास क्या है, सुप्रीम कोर्ट का इतिहास क्या है, तो थोड़ा सा इतिहास पे जान लेते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत एक संघीय न्यायालय मतलब क्या होता है, जो राज्य सरकार भी केस देखे और केंद्र सरकार का भी केस देखे, उसे क्या कहते हैं, संघीय न्यायालय कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं फेडरल कोर्ट कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 कहता है इस संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में की गई। अगर आप गूगल करते हैं और विकिपीडिया में सर्च मारते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो वहां पे दे देगा कि फॉर्मेशन जो हुआ था वो हुआ था आपका 1 अक्टूबर 1937 को। और किस अधिनियम के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। लेकिन आपको पता है कि ये उस समय अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, संविधान लागू हुआ उस समय नहीं था। तो संविधान जो लागू हुआ था इसको पुनः मान्यता दिया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उस समय मान्यता दिया गया, संवैधानिक मान्यता दिया गया किसे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, जो कि नई दिल्ली में स्थापित है। और याद रहे
जब ये स्थापित हुआ था 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद, वैसे स्थापित तो ये अक्टूबर को हो गया था, लेकिन संवैधानिक दर्जा दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। उस समय भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, वो थे हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया। तो आ गया सवाल कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पहले कौन थे? भारत के पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उसका आंसर है आपका एच जे कानिया। तो याद रहेगा। तो देखिए कितना सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है। तो आंसर बता के पहले आपको हम समझाए हैं कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 124 में। और क्या कहता है आर्टिकल 124 बहुत बड़ा है, उसमें से ये कहता है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, देयर विल बी एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 124। और उस पर जो जज होंगे वो किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाएंगे? राष्ट्रपति द्वारा किए जाएंगे। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नई दिल्ली में किस अधिनियम के द्वारा हुई? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुई। और कब? तो 1935 में। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट का जो बिल्डिंग है वो घरकुंडा जैसा नहीं है या झोपड़ी जैसा नहीं है, एक बहुत बड़ा भवन है, तो निश्चित तौर पे उसको बनाने में 2 साल तो लगा होगा। तो अधिनियम तो 1935 में, लेकिन बन के जो तैयार हुआ वो हुआ 1 अक्टूबर 1937 में। और इसको संवैधानिक मान्यता कब मिला? जब देश में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने भारत के? एच जे कानिया। तो आपको याद रहेगा। चलिए अब यहाँ इसका आंसर है आलोक आराधे और विपुल पंचोली। आलोक आराधे यानी राष्ट्रपति ने किस 2 अन्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है, वो कौन है? आलोक आराधे और विपुल पंचोली। अब मेरे बच्चों के मन में एक और सवाल आ रहा होगा, सर ये मुख्य न्यायाधीश तो सुने हैं, ये अन्य न्यायाधीश क्या होता है, ये क्या है? थोड़ा सा हम यहाँ पे यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ हम लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, और आपको पता है सर उस समय देश की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ थी, अभी 140 करोड़ 150 करोड़ प्लस हो गया है। तो उस समय भी बहुत सारा केस आता था। तो उस समय जजों की संख्या जो सर्वोच्च न्यायालय में थी वो थी 8। यानी जब संविधान लागू हुआ था उस समय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितनी थी? 8, जिसमें एक आपके मुख्य न्यायाधीश होते थे, एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और आपका 7 अन्य न्यायाधीश होता था। 7 जो थे वो अन्य न्यायाधीश होते थे। जैसे क्रिकेट में नहीं दिखते हैं, क्रिकेट में देखते होंगे कि भाई साहब क्रिकेट में एक टीम में जो खेलता है वो कितना खिलाड़ी होता है? 11। उसी में एक कैप्टन होता है, उसी में एक वाइस कैप्टन होता है। लेकिन वाइस कैप्टन का तो जब तक एक कैप्टन मौजूद है तो वाइस कैप्टन का कोई योगदान नहीं है। तो कैप्टन कितना होता था? 1। तो जजों की संख्या कितनी है? 8। 8 ही में क्या है? एक मुख्य न्यायाधीश है और जो 7 बचा वो अन्य न्यायाधीश होगा। क्योंकि एक ही इंसान अगर मान के चले सर्वोच्च न्यायालय में एक ही न्यायाधीश रहता तो देश का, पूरे देश का एक सुप्रीम कोर्ट होता है। भारत में केवल एक ही सुप्रीम कोर्ट है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या का एक जज कैसे फैसला दे सकता है? इसीलिए जब संविधान लागू हुआ था उस समय जजों की संख्या कितनी थी? 8, जिसमें मुख्य न्यायाधीश हमेशा क्या होंगे? वो एक ही होंगे। और जो बचा तो 8 में 1 हटा लीजिए, कितना बचा? 7। तो हमेशा याद रखिएगा, घर जाके देखिए या प्रीवियस रिसर्च मारिए कि मूल संविधान में अन्य जजों की, अन्य सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय में अन्य जजों की संख्या कितनी थी? वो कुल जजों की संख्या नहीं पूछ रहा है, वो अन्य जजों की संख्या पूछ रहा है। तो उसका आंसर क्या है? 7। और सवाल आता है सर ये उस समय जब 30-35 करोड़ जनसंख्या थी तब के लिए था जजों की संख्या, और अभी चल रहा है 2025। तो आप सोचिए सर जनसंख्या कितना हुआ? अभी तो जनगणना नहीं हुआ है, लेकिन एक रफरी आंकड़ा है 140-150 करोड़ तो पक्का हो जाएगा। जब जनगणना अगले साल हो जाएगा तो देखते हैं प्रॉपर एग्जैक्ट डाटा भारत सरकार के अनुसार कितना निकलता है। लेकिन 140 करोड़ तो पक्का होगा, इस बात की गारंटी नहीं है। तो केस भी ज़्यादा हुआ होगा, क्राइम भी ज़्यादा हुआ होगा। तो अब बताइए वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है, जो संख्या है वो है आपका 34। तो अगर पूछा जाएगा कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या कितनी है? 34, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और आप खुद बताइए अन्य न्यायाधीश कितना? तो 34 में 1 हटा दीजिए, कितना? 30 जो होगा, 33 जो होगा वो अन्य न्यायाधीश होगा। 33 जो होगा वो क्या होगा? अन्य न्यायाधीश होगा। और दोनों की नियुक्ति किसी द्वारा की जाती है? आपका किया जाता है, आपका किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। वो अलग बात है कि अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम का गठन किया गया है। तो कॉलेजियम सिस्टम क्या होगा कभी आपको हम बता देंगे। लेकिन बात याद रखिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है वो हम आगे कभी पढ़ा दिए जाएंगे जब नया पॉलिटी स्टार्ट करेंगे तब। तो देखिए जब संविधान लागू हुआ था उस समय जजों की संख्या 8 थी। मुख्य न्यायाधीश याद रहे, चाहे फुटबॉल रहे चाहे क्रिकेट रहे, कैप्टन तो भाई सब एक ही होगा। तो वही चाहे मुख्य न्यायाधीश
न्यायाधीश संख्या 8 रही है, वर्तमान का रहे, मुख्य न्यायाधीश कितना होगा? एक ही होगा। जब 8 था तो मुख्य न्यायाधीश 1 था और अन्य न्यायाधीश 7 था। जब वर्तमान में 34 है तो न्यायाधीश की संख्या उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 अन्य न्यायाधीश होगा। तो देखिए एक मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में है, वो ऑप्शन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ये है, यही है जो बी आर गवई है, बी आर गवई है, यही है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ये तो पूछ रहा है अन्य न्यायाधीश की जो 2 नियुक्त किया गया है, तो ये भारत के कितने सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश हैं? 52 में। इसका तात्पर्य क्या है? इससे पहले जो भी होंगे, इससे पहले जो भी होंगे वो कितना नंबर पे आते होंगे? 51 नंबर पे आते होंगे। ये भारत के 52वां सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी जब से संविधान लागू हुआ है 1950 से और टिल अभी तक, यानी अब 75 साल में कितना 52वां ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश कौन है? बी आर गवई, और ये कितना नंबर पे आता है? 52वां नंबर पे आता है। और देश के पहले कौन थे? तो देश के पहले थे हरिलाल जे कानिया। ठीक ठीक, हाँ, तो इसका आंसर क्या है? जो 2 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया गया है वो कौन है? आलोक आराधे और विपुल पंचोली। तो इस तरह वर्तमान में कितना हो गया? 34 आपका हो गया है। तो देखिए सर, संविधान सभा का जब निर्माण हो रहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि न्यायपालिका को इतना मजबूत होना चाहिए, अगर प्रधानमंत्री कोई गलती करे या कोई गलत निर्णय दे तो सर्वोच्च न्यायालय के पास इतना ताकत होना चाहिए, उसे भी असंवैधानिक यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी उस कानून को रद्द करने की शक्ति होना चाहिए। किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय के पास। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत पावरफुल संस्था बनाया गया है। लोकतंत्र को जिंदा रखने में न्यायपालिका का, खासकर सर्वोच्च न्यायालय का एक बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए अगर संविधान और बहुत डिटेल से पढ़ते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 124 से स्टार्ट होगा और लगभग 147 तक जाएगा। इतना लंबा अनुच्छेद है, यानी 124, 125, 126, 137 आगे बढ़ते जाइए 147 तक, उसमें सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कोई ना कोई प्रावधान का वर्णन होगा। इतना सारा अनुच्छेद दिया हुआ है इसको, सर्वोच्च न्यायालय को। और एक बात याद रखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कोई आम न्यायालय नहीं है, वो आपका संविधान का रक्षक है। इंग्लिश में कहते हैं कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान का अगर रक्षा करता है, जब भी लोकतंत्र को कुचलने की शक्ति की जाती है सरकार के द्वारा, तो एक तरह का हथियार बन के खड़ा होता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। तो आप क्या करें, वीडियो को यहाँ पॉज करें, आपके पास गूगल है, नेट यूज कर रहे होंगे, तो गूगल में सर्च मारिए कि हु कोल्ड कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान का अभिरक्षक या रक्षक किसे माना गया है। तो अगर आप देखिएगा तो पाइएगा ये यूपीएससी 2015 का प्रीवियस सवाल है कि भारतीय संविधान का परिरक्षक इंग्लिश में कहते हैं कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का संसद, और ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। अभी तुरंत सर्च मारिए, तभी आपको विश्वास हो जाएगा कि ये जो क्लास है पूरी तरह तैयारी करके लिया जाता है, यूं ही बिना तैयारी के लिया जाता नहीं है। और हम एग्जाम का साल ही बता देते हैं, यूपीएससी 2015 में पूछा गया सवाल है। तो समझ में आया कि राष्ट्रपति ने जिस 2 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया था सर्वोच्च न्यायालय में, उसका नाम क्या है? आलोक आराधे और विपुल पंचोली। और वर्तमान में कौन है? वी आर गवई, जो कितना है? 52वां है। और एक बात आपको बताते चले सर कि संविधान में ना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो है उसका कार्यकाल का वर्णन नहीं है। जैसे राष्ट्रपति कार्यकाल 5 साल का होता है, प्रधानमंत्री कार्यकाल 5 साल का होता है, राज्यसभा कार्यकाल 6 साल का होता है, लोकसभा कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा या अन्य न्यायाधीश होगा वो उसका कार्यकाल कितना होगा, यानी अगर एक बार मुख्य न्यायाधीश बन जाता है तो वो कब तक बनेगा ये लिखा हुआ नहीं है। बस मैक्सिमम जो एज है वो 65 साल है, यानी अगर आप 63 साल में अगर बनते हैं तो 2 साल में आपको रिटायर करना पड़ेगा, कोई 63 प्लस 2 अगर जोड़ दीजिएगा तो 65, अधिकतम 65 है, लेकिन निश्चित कार्यकाल नहीं है। तो आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, भारत के कौन से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था। फिर से मेरा सवाल सुन लीजिए, कमेंट बॉक्स में आप गूगल सर्च मारिए, आप खुद निकालिए, कहीं से खोजिए, बस कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए ताकि हमको पता चले कि आप थोड़ा सीरियस बच्चे हैं। गूगल का इस्तेमाल किया। और ये प्रीवियस है सर, ग्रुप डी, बिहार एसएससीजीएल, बिहार टीचर, 3 एग्जाम का प्रीवियस सवाल है। सवाल क्या है? अभी तक यानी जब से संविधान लागू हुआ है टिल 2025 तक सबसे लंबे समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो ये सवाल है जो आपको कमेंट सेक्शन में मानना है। तो आज का सवाल आपको समझ में आया? ठीक है। तो वर्तमान में राष्ट्रपति यानी द्रौपदी मुर्मू ने 2 अन्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जिसका नाम है आलोक आराधे और विपुल पंचोली। अब आते हैं अगला नंबर सवाल पे। हाँ, अगला नंबर सवाल क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। सवाल है ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई। एआई वो पता है सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। गवर्नेंस की पहली प्रमुख बैठक का आयोजन कब किया जाएगा? कब और कहाँ किया जाएगा? चलिए साल भी दे दिया गया है, साल ऑप्शन नहीं है तो हम आपको यहाँ ऑप्शन देते हैं 2026, 2026, 2025, 2026। ठीक है।
तो ग्लोबल यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। डायलॉग यानी एक तरह का सम्मेलन होगा, बातचीत होगा, इसीलिए इसको डायलॉग कहते हैं। ऑन एआई, एआई आपको पता है सर, हम जो यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है, आप घर में यूज कर रहे हैं, वो क्या है, एक तरह का एआई है। जोमेटो में आपका ऑर्डर करते हैं, फट से आपको लोकेशन दिख जाता है, आधा घंटा में आने वाला है, 20 मिनट में आना है, वो दिख रहा है, कौन मोड़ा, बाइक वाला कहाँ है कहाँ नहीं है, सब पता चल जाता है। आज का दुनिया में जो भी यूज हो रहा है सब क्या है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा यूज हो रहा है। गवर्नेंस की पहली प्रमुख बैठक कब और कहाँ आयोजित की जाएगी? ऑप्शन आपके पास है, जिनेवा 2026, न्यूयॉर्क 2026, पेरिस 2025, नई दिल्ली 2026। तो इसका आंसर है वो है आपका जिनेवा 2026। अब ये है कैसे, ये ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई है। तो सर इसमें विश्व के बहुत सारे देश जो हैं, ठीक है, उनको इनवाइट किया जाएगा और बताया जाएगा कि आखिरकार एआई का प्रभाव क्या पड़ रहा है, एआई का प्रभाव क्या पड़ रहा है लोगों के जीवन पे, लोगों के जीवन पे, लोगों के जीवन पे क्या बदलाव ला रहा है, क्या प्रभाव डाल रहा है, कौन, एआई। इसका पॉजिटिव भी बताना है और नेगेटिव बताना है। जैसे एआई का पॉजिटिव बताया जाए तो ये काम को क्या करता है, आसान बना देता है। जो भी काम है वर्तमान में, पहले कॉल सेंटर में बात करते थे तो एक दबाइए दो दबाइए, अब क्या है, अब एआई के द्वारा बोला जाता है। वो लड़की का आवाज रहेगा, लड़का का आवाज रहेगा, लेकिन ओरिजिनल लड़का या लड़की नहीं रहेगा, वो सब क्या रहेगा, एआई के द्वारा रहेगा। तो एआई के प्रभाव पे ही ये पहला समिट बुलाया जा रहा है। कहाँ बुलाया जा रहा है? जिनेवा में। और इसमें केवल सकारात्मक बात पे नहीं, नकारात्मक बात पे भी गौर किया जाएगा कि आखिरकार एआई के आने के बाद जो नौकरी है वो बड़ी संख्या में क्या हो रही है, घट रही है। पहले जहां 10 आदमी का काम होता था, अब 1 आदमी का काम हो जाता है एआई के द्वारा। कुछ समय में जो ऑपरेशन बड़ा बड़ा, जो कैंसर है, आपका एड्स है, उसका इलाज कौन करेगा, उसका एआई के द्वारा ही किया जाएगा। तो डॉक्टर पर भी खतरा है। तो इसीलिए सभी देशों ने तय किया कि एक मीटिंग होना चाहिए जो एआई पर भविष्य तय करेगी, उसका नकारात्मक और सकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आने वाला है पूरे विश्व पे, पूरा ग्लोबल पे। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लोबल। और डायलॉग मतलब क्या होता है कि बातचीत के द्वारा, डायलॉग मतलब क्या होता है, बातचीत के द्वारा। तो इसका आंसर क्या है, जिनेवा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए, ये जिनेवा है। जिनेवा को पता है बहुत बड़ा शहर है, कहाँ, स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड में। और आपको पता है जिनेवा जो है वो छोटा शहर है स्विट्जरलैंड का, लेकिन आपको पता होना चाहिए विश्व के बड़े बड़े संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, जिनेवा। अब एग्जाम में आ जाता है, बच्चा क्या करता है, अलग अलग पढ़ता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का कहाँ है। तो अब हम क्या करते हैं, जिनेवा में जिसका जिसका मुख्यालय है, जिस विश्व स्तरीय संगठन का मुख्यालय, हम क्या करते हैं, एक साथ लिख देते हैं ताकि आपको क्या करें, याद हो जाए। और ये स्टैटिक जीके में आता है, जितना भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन आता है ये स्टैटिक जीके में आता है। तो करंट अफेयर में आपको पहले ही बोले थे सर, इससे पहले जो करंट अफेयर पढ़े थे उसमें पॉलिटी में, सुप्रीम कोर्ट में जितना भी सवाल इंपॉर्टेंट था आपको बता दिए हैं। अब आपको यहाँ स्टैटिक जीके बता रहे हैं कि डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस की पहली बैठक कब और कहाँ होगी। तो जिनेवा में होगी कब, 2026 में, यानी अभी चल रहा है 2025 में, यानी नेक्स्ट ईयर होगा। अब जिनेवा जो शहर है वो बहुत इंपॉर्टेंट शहर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, फिर बड़े बड़े संगठन का ये मुख्यालय है। कहाँ? जिनेवा। तो हम जितना भी संगठन है सबका हम यहाँ नाम लिख देते हैं। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला लिखेंगे WHO, पहला जो लिखेंगे वो लिखेंगे WHO। चलिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। हाँ, WHO अगर आपको पता नहीं है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। उसके बाद अगर हम बात करें तो WTO हिंदी में लिख देते हैं विश्व व्यापार संगठन। इसका इंग्लिश करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला है आपका ILO। इसका इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल, या हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी जितना भी श्रमिक है, जितना ये मजदूर है, उसके अधिकार के लिए लड़ता है आपका ILO। अगर और बात करें UNHRC, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, यानी ये मानवाधिकार परिषद है, मानवाधिकार परिषद, यानी मानव का जो अधिकार है उसके लिए संगठन लड़ता है। फिर से हम इसका पूरा नाम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद बोला जाता है, ठीक है। और आगे
बात करें तो WIPO, ठीक है, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। UNHRC का पूरा नाम हिंदी में कर दिए, इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। ILO का पूरा नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। WTO का पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और WHO का नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये सब का मुख्यालय एक ही जगह है, ये सब का जो मुख्यालय है वो एक ही जगह है, वो कहाँ है? जिनेवा। यानी अलग से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसकी पांचों क्या करते हैं, स्थापना बता देते हैं। पांचों का क्या बताते हैं, एक स्थापना बता देते हैं, नॉर्मली बता देते हैं, ठीक है, नॉर्मली बताते हैं। WHO का स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1948 में। कब हुआ था WHO का? 1948 में। WTO का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1995 में। ILO का स्थापना जो हुआ था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये हुआ था 1919 में। मानवाधिकार परिषद का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 2006 में। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1967 में। तो अगर आप देखिएगा तो सबसे पुराना जो है वो है आपका है ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और ये एग्जाम में आ चुका है सर। जितना भी आप संगठन का नाम सुनते हैं, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, UN है, उसमें सबसे पुराना जो संगठन है वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन या श्रम संगठन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था? 1919 में। तो हमने क्या किया, जिनेवा में जिसका मुख्यालय था वो तो बताया ही बताया है, उसके साथ उसका स्थापना भी बता दिया है। तो आज से उम्मीद करते हैं कि ये भूलिएगा नहीं, उसको कोई ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने दिमाग में भरोसा रखना चाहिए कि मेरे दिमाग में इस सब छोटा छोटा चीज आ सकता है। तो जिनेवा में 5 संगठन का मुख्यालय, WHO, WTO, ILO, UNHRC, WIPO, और सबका साल लिख दीजिए। जैसे सबसे पुराना कौन है? अगर आपसे पूछता है कि निमित्त में सबसे पुराना संगठन कौन है, तो आंख बंद करके मानना है कौन? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। अब हम बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना के 11 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है। ये कब आरंभ हुआ था? ये कब आरंभ हुआ था? चलिए इस सवाल को डिटेल से पढ़ते हैं। इसका आंसर जो है वो आपको है 28 अगस्त 1924 को। इसका 28 अगस्त 1924 को क्या हो गया था? 11 साल हो गया था। तो 11 साल घटाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई। 11 साल घटाने आता ही होगा आपको। तो ये स्थापित हुई थी 28 अगस्त 2015 को, सॉरी 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के 11 साल हो गए हैं। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 28 अगस्त 2024 को। तो इसमें घटाइएगा तो 2014 को भी गिन लिया जाता है, इसीलिए 10 + 1 हो जाता है। वैसे अगर घटाइएगा तो 10 ही साल होगा। लेकिन अगर आपका, क्योंकि सर 2025 से काउंट करते हैं, 2015 से काउंट करते हैं, इसीलिए हो जाता है 10 साल। लेकिन आपको क्या करना है, 2014 भी काउंट करना है, तो आपका 11 साल ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये कहानी क्या है आपको पता है सर? नरेंद्र मोदी पहली बार जो प्रधानमंत्री बने वो कब बने? 2014 में। और पहली बार लाल किले पे जो भाषण दिए जो प्रधानमंत्री वो दिए 15 अगस्त 2014 को। और उन्होंने भाषण में कहा कि जितने भी गरीब निर्धन किसान हैं सबके पास अपना एक खाता होना चाहिए, और खाता में निःशुल्क जो न्यूनतम राशि होगी वो निःशुल्क होगी। जैसे अभी आप HDFC बैंक खुलाने जाइएगा तो सब में मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया हो गया कि 5000, 10,000, आपको 500, 1000 मिनिमम आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा। अगर मेंटेन नहीं कीजिए तो फाइन कर दिया जाएगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री जनधन योजना खुला था, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि गरीबों को, महिलाओं को, ग्रामीण स्तर के लोगों को क्या करना, सशक्त करना, ताकि भारत सरकार जो भी आपका अनुदान राशि दे, ठीक है, चाहे वो गैस में आपको मिले सब्सिडी, चाहे बिजली बिल में मिले सब्सिडी, तो सीधे आपके खाता में जाए। तो अगर आपके खाता में जाएगा तो इसके लिए पहले आपके पास खाता तो होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए लागू किया गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना। कब भाषण में कहा था कि भारत में प्रत्येक घर में एक खाता होगा, वो 15 अगस्त लाल किले में बोला गया था। और स्थापना कब हुआ? 28 अगस्त 2014 को। और इसका नारा क्या था? हर भारतीय का बैंक खाता। देखिए इसका नारा क्या था, नरेंद्र मोदी ने क्या नारा दिया था, खूब आता है ऐसे कि भारत प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या था? हर भारतीय का बैंक खाता, ठीक है। अच्छा सर ये कितना साल हो गया? 11 साल हो गया। यानी अगर हम 2025 में बात करें तो 2025 में यानी 11 साल में प्रधानमंत्री जनधन योजना में क्या क्या
प्रगति हुआ है। तो अगर आप भारत सरकार का डाटा खोजिएगा तो उसमें पाइएगा कि 50 करोड़ से अधिक खाता खुलवाया गया है। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री जन धन योजना। कितना करोड़ से अधिक खाता? 50 करोड़ से अधिक खाता। अगर विश्वास मानिए तो उस समय तो जो मेरा व्यूअर है वो तो उस समय बच्चा होगा, लेकिन हमको पता है कि 2015 में हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे और 2014 में ये योजना लागू हुआ था। तो उस समय मेरा बैंक अकाउंट था शायद आपका पंजाब नेशनल बैंक में था। तो जब प्रधानमंत्री जन धन योजना निकला तो बोला एक अकाउंट और खुलवा लेते हैं, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक में उस समय 1000 रुपया मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता था और उस समय स्टूडेंट लाइफ थे और उस समय इतना पैसा पिताजी भी कमाते नहीं थे, तो 1000 रुपया मेंटेन करना भी हमेशा एक मुश्किल का काम था। इसीलिए जाके पंजाब नेशनल बैंक के सामने आपका SBI था, वहाँ पर फ्री में खुलवा लिए, 1 रुपया लगा नहीं, बस आपका वोटर ID कार्ड है, आवासीय है, बस वही है, और उसके तहत 0 रुपये में खुलवा दिए। अब तो खाता बंद करवा दिए क्योंकि जरूरत अब नहीं पड़ा। तो यार कैसे 2025 में कितना करोड़ खाता खोला गया? 50 करोड़ से अधिक खाता खोला गया 2025 आते आते। और आपको पता है इस खाता में कितना जमा हुआ है? 2 लाख करोड़ रुपया जमा हो चुका है। यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो खाता खुला है, जो जिसका मिनिमम बैलेंस 0 था, यानी 0 न्यूनतम खाता आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, 0 पर खुलवाइए, आराम से बैंक खाता खुल जाएगा। तो 2025 का सरकार का आंकड़ा है कि 11 साल में कितना प्रगति किया है। तो सरकार ने अपना रिपोर्ट जारी किया, 50 करोड़ से अधिक खाता खुलवाया जा चुका है आपका 2025 में, और 2 लाख करोड़ से भी अधिक रुपया जमा है प्रधानमंत्री जन धन योजना कितना खाता में? 50 करोड़ खाता में। तो सर देखिए, रेलवे और SSC या BPSC आपको एक दिन अंतर समझाए थे। रेलवे क्या बोलेगा, ये SSC क्या बोलेगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू किया गया था? फट से इसका आंसर क्या है? 28 अगस्त 2014। ठीक है, BPSC पूछेगा कि इसका कितना साल हो गया, वो डेट नहीं देगा, सीधे मुझे कितना साल हो गया, 11 साल हो गया। लेकिन UPSC पूछेगा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के विभिन्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इस पहला कौन कथन सही है? इसका आरंभ 28 अगस्त 2014 में हुआ था, कथन A। कथन 2 कि 2025 के डाटा के अनुसार भारत सरकार ने ये घोषणा किया है कि 60,000 खाता खुल चुका है। तो आप बताइए सर, पहला कथन सही था कि दूसरा कथन सही था? पहला कथन सही था कि इसका स्थापना कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 को। लेकिन 60,000 खाता नहीं, सॉरी 60 करोड़ खाता नहीं, कितना करोड़ खाता? 50 करोड़ खाता खुला गया है। तो UPSC बस कॉन्सेप्चुअल पूछता है, थोड़ा डिटेल से पूछता है, वन लाइनर बहुत कम पूछता है, बहुत डिटेल से पूछता है, इसलिए आपको उतना डिटेल से पढ़ाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में समझ में आया होगा। इसका करंट में क्या चल रहा है? 50 करोड़ से अधिक खाता खुल चुका है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, और कितना लाख रुपए जमा हो चुका है इसमें? 2 लाख करोड़। मैंने 2 लाख में शून्य लगाइए, जितना लाख में शून्य होता है प्लस उसमें करोड़ का शून्य लगाइए, तब वो समझ में आएगा। अब ये सच कितना है, क्या सच नहीं है, इसके उतना बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से अगर जारी किया गया है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके किया गया, या एग्जैक्ट खाता होगा, या आप ChatGPT से पूछ सकते हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के 11 साल पूरे हुए हैं। कब आरंभ किया गया था? 28 अगस्त 2024 में 11 साल हो गया है, 28 अगस्त। और ये कब आरंभ किया गया था? 28 अगस्त 2014 को। चलिए अब आते हैं अगला सवाल की ओर। हाँ, यहाँ उर्जित होगा, यहाँ जो होगा वो कौन होगा? उर्जित पटेल। हाँ, सवाल पढ़िए। उर्जित पटेल को किस संस्था, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, किस संस्था, इंस्टीट्यूशन इंग्लिश में कहते हैं, में कार्यकारी निदेशक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंग्लिश में कहते हैं। हाँ, उर्जित पटेल को किस संस्था में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके सामने जो संस्था आ रहा है कोई नॉर्मल संस्था नहीं है, विश्व बैंक है, एशियाई विकास बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यूनेस्को है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। तो इसका आंसर है सर, इन्हें जो बनाया गया है वो बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। यानी ये गर्व की बात होनी चाहिए कि किसी भारतीय को आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का क्या बनाया गया है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। वो कौन है? उर्जित पटेल। थोड़ा सा उर्जित पटेल के बारे में जान लेते हैं और फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में भी जानेंगे जिसके ये बने हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। चलिए, उर्जित पटेल 2016 से 2018 तक के बीच में ये RBI के गवर्नर रहे हैं। RBI क्या रहे हैं? गवर्नर रहे हैं। जैसे वर्तमान में संजय मल्होत्रा RBI गवर्नर है, उसी तरह 2016 से 2018 के बीच में RBI के जो गवर्नर थे वो कौन थे? उर्जित पटेल थे। और आपको पता है सर, देखिए अब सवाल आता है, गवर्नर तो बहुत कोई बना है, जो अभी जो संजय मल्होत्रा है वो भारत के 26वां RBI गवर्नर है, तो उससे पहले 25वां होगा। तो पता है ये खासियत क्यों है? आपको बता देते हैं सर कि भारत में नोटबंदी जिसको डिमोनेटाइजेशन कहते हैं, नोटबंदी
जिसके तहत 500 और 1000 का नोट पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। 500 और 1000 का नोट पे प्रतिबंध लगाया गया था। और ये नए मोदी ने घोषणा कब किया था? 8 नवंबर 2016 में किया था। 8 नवंबर 2016 में किया था। और उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल ही थे, 2016 से 2018। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है सर, और ये बीपीएससी 2018 में पूछा गया सवाल था। ठीक है, कि जब नोटबंदी हुआ था उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल थे। और नोटबंदी घोषणा कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को लागू घोषणा हुआ था और 9 नवंबर से लागू हो गया था। 8 नवंबर को अभी भी याद है, उस समय स्टूडेंट ही थे आप लोग जैसा। उस समय टीवी पे आया था कि नए मोदी 8 बजे जनता को संबोधित करेंगे। अब सब टीवी पे बैठ गया कि क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे। तो उन्होंने एक ऐसा कुछ बोल दिया जिससे जिसके पास काला धन था उसका तो पहले तो जमीन खिसक गया कि कल से 500 और 1000 का नोट जो है पूरी तरह प्रतिबंध किया जाता है। तो घोषणा किया था 8 अगस्त को, लागू कब हुआ? अगला दिन लागू हो गया था। तो उस समय आरबीआई गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल थे। ठीक है, और वर्तमान में कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। अब इस संगठन के बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसके ये क्या बने हैं? कार्यकारी निर्देशक बने हैं। बहुत पावरफुल संगठन है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना हुई, अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 22 जुलाई 1944। तो अगर कोई पूछता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब हुई, तो 22 जुलाई 1944 को। और इसका जो मुख्यालय है, जिसको आप हेडक्वार्टर बोलते हैं, वो है आपका वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए की राजधानी है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो नंबर ऑफ मेंबर हैं, कितने सदस्य हैं? 1991 सदस्य हैं। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो पैसा देगा, जिसको डिमांड है, जो गरीब राज्य है, निर्धन राष्ट्र है, अगर उनको पैसा देगा तो किसको देगा? जो मेंबर होंगे उसी को पैसा देगा। और टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितना है, कितने देश इसके सदस्य हैं, वो कितने हैं? 191 है, और उसमें भारत भी शामिल है। तो यार है इसे। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना कब हुआ? 22 जुलाई 1944। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और इसके मेंबर कितने हैं? 191 है। और आपका इसका मुख्य कार्य अगर हम बता दें, इसका मुख्य कार्य जो बता दें आखिर मेन काम क्या है? ये लोन देता है सर, ये बात तय है। लेकिन किसके लिए लोन देता है? स्कूल बनाने के लिए देता है, गरीब राज्य देश को सड़क बनाने के लिए देता है, या कोई बीमारी से दूर करने के लिए देता है। तो ये सब के लिए नहीं देता है, कि गरीबी के लिए, कोई बीमारी के लिए ये जो देता है लोन, कौन देता है? विश्व बैंक देता है। ये केवल एक ही चीज के लिए लोन देता है, वो है भुगतान संतुलन में गड़बड़ी के लिए। भुगतान संतुलन, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब ये सवाल आता है सर, भुगतान संतुलन क्या है? कब भारत आईएमएफ से पैसा लेगा? देखिए सर, ये आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ये व्यापार होता है वो डॉलर में होता है। अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा है, जैसे भारत सऊदी अरब से कच्चा तेल खरीदता है, पेट्रोल खरीदता है, डीजल खरीदता है, तो भारत रुपया नहीं देता है, भारत उसको देता है डॉलर। भारत क्या देता है? डॉलर देता है। क्योंकि सर अंतर्राष्ट्रीय जो सर्वमान्य मुद्रा है, यूनिवर्सल जो करेंसी है, जो पूरी दुनिया ने माना है, वो कौन माना है? वो अमेरिकन डॉलर या यूएस डॉलर को माना है। अगर माने चले मेरे पास यूएस डॉलर नहीं रहे, अगर हमको सऊदी अरेबिया से तेल खरीदना रहे, ठीक है, माने चले 40 लाख डॉलर का हम तेल खरीदे हैं, अगर मेरे पास डॉलर ही नहीं है तो हम खरीदेंगे कैसे? क्योंकि उसको रुपया चाहिए नहीं। क्यों? उतना रुपया लेके करेगा क्या? क्योंकि जो सऊदी है वहाँ क्या चलता है? वहाँ दिरहम चलता है, तो रुपया को लेके करेगा नहीं। तो आईएमएफ क्या बोलता है कि अगर किसी देश के पास आयात निर्यात यानी कोई सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो उसके लिए आपको आईएमएफ के पास आइए। और अगर इसी समस्या को हम लोग बोलते हैं भुगतान संतुलन, इसी को क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन। इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हमेशा याद रखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किसके लिए ऋण प्रोवाइड करता है? भुगतान संतुलन में गड़बड़ी की स्थिति में प्रोवाइड करता है। और किसको करता है? जो इसका सदस्य होगा, जो इसका मेंबर होगा, 191 सदस्य हैं, उसको ये प्रोवाइड कराता है पैसा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो ये बहुत गर्व वाली बात है सर कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कोई भारतीयों ने अपना नाम कमाया है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने? वो हैं उर्जित पटेल, जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। चले अगला सवाल आते हैं। आराम से सवाल पढ़िए, कोई सवाल बहुत हार्ड नहीं है। आपको पता है जैसे यहाँ पर मेरा ये फ़ोन है, फ़ोन की रक्षा करने के लिए फ़ोन नीचे अगर गिर जाए तो हम यहाँ पर टेम्पर्ड ग्लास लगाएं, और आपके फ़ोन में भी टेम्पर्ड ग्लास होगा। और जो 100 रुपया या 10 रुपया या 50 रुपया बचाने के लिए करता है, तो हम बहुत का देखें उसका फ़ोन पक्का गिर जाता है। ऐसे टेम्पर्ड ग्लास लगाए तो गिरेगा नहीं, या कभी गिर जाए। लेकिन जो अगर टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगाए हैं
तो कभी ना कभी गिर ही जाएगा। आप इसको क्या कहें क्या नहीं कहें, बदकिस्मती करें या कुछ और, ये तो आप समझ लीजिए। ठीक है, ये जो टेम्पर्ड ग्लास ये क्या करता है, मोबाइल का रक्षा करता है कि चोट अगर लग जाता है, गिर जाता है, तो पहले क्या है, टेम्पर्ड ग्लास टूटेगा। यानी एक बात समझ में आ रहा है कि टेम्पर्ड जो ग्लास फैक्ट्री एक तरह क्या है, मोबाइल का रक्षक है। और आपको पता है जितना भी टेम्पर्ड आपको ठेला में या दुकान में नजर आता है, ठीक है, जो 50 रुपये 100 रुपये 200 में बिकता है, वो सब चाइना जापान से आता था। यानी सोच लीजिए भारत इतना पिछड़ा है कि टेम्पर्ड ग्लास भी भारत में बनता नहीं था, टेम्पर्ड ग्लास भी भारत में बनता नहीं था। तो भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया, अहमदाबाद, ठीक है, चेन्नई, गुड़गांव और नोएडा। तो इसका जो आंसर है वो आपका है नोएडा। इसका जो आंसर है वो कौन है, नोएडा, उत्तर प्रदेश से पड़ता है। तो भारत का पहला टेम्पर्ड जो ग्लास फैक्ट्री है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा, वो स्थापित किया जाएगा आपका नोएडा में। चलिए, कुछ तो धीरे धीरे विकास हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि विकास डेवलपमेंट हो रहा है। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं 6 नंबर सवाल। तो इससे पहले जो टेम्पर्ड ग्लास स्थापित किया गया था वो स्थापित किया गया था कहाँ, नोएडा में। और इसके जो उद्घाटन करता थे वो थे आपके रेल मंत्री, ठीक है, जिसका नाम है आपका है अश्विनी वैष्णव। और आपको पता है सर, अश्विनी वैष्णव के पास रेल मंत्री के साथ साथ आपका प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसको आप आईटी मिनिस्टर कहते हैं, वो भी उनके पास है। किनके पास, और संचार मंत्री वर्तमान में कौन है, अश्विनी वैष्णव। अब सवाल आता है, बहुत अच्छा सवाल है सर, ये स्ट्रैटेजी के में आता है, इस सवाल को अच्छे से पढ़िए आप लोग, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में नुआखाई, हाल ही में किस राज्य में नुआखाई त्योहार मनाया गया। और ये सवाल अगर आपको नहीं आता है जनरल कम्युनिकेशन, अगर आप अच्छा खासा तैयारी कर रहे हैं 1 साल 1.5 साल से, तो बहुत दिक्कत है। ये जो त्योहार है स्टैटिक जीके में आता है, और स्टैटिक जीके का सैटरडे संडे को हम स्पेशल क्लास लेंगे। उसमें स्टैटिक जीके में आपका त्योहार रहेगा, डांस फॉर्म रहेगा, वाद्य यंत्र रहेगा, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी फिर भी अगर आप 1 साल 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं और नुआखाई जैसा इंपॉर्टेंट त्योहार भी आपको नहीं पता है किस राज्य में मनाया जाता है, तो एक बार सोचने की जरूरत है, ठीक है, कि आखिरकार हमने 1 साल 1.5 साल से किया क्या। तो इसका आंसर नागालैंड नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है, झारखंड नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, ये है आंसर आपका उड़ीसा है। अब एक तरह का 2 तरह का बच्चा होता है, एक तो इसको रट लेगा, अब इसको समझेगा कि नुआखाई है क्या, नुआखाई है क्या, किस देवता को समर्पित है, क्या है क्या नहीं है। चलिए हम समझते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं नुआखाई, नुआखाई, और नुआखाई को हम संधि विच्छेद कर देते हैं। नुआ मतलब होता है नया, क्या होता है, नया, और खाई मतलब होता है आपका भोजन, ठीक है, खाई मतलब क्या होता है, भोजन। यानी अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाए, अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो पाइएगा इसका नाम है नई उपज का भोजन, नई उपज का भोजन। यानी ये मनाया जाता है, ये नुआखाई कब मनाया जाता है, ये गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी कि अगले दिन मनाया जाता है। यानी जब भी गणेश चतुर्थी हो, कि कभी जुलाई के अंत में, अगस्त के अंत में हो गया, कभी सितंबर के आरंभ में हो गया, जैसे परसों तरसों आपका गणेश चतुर्थी खत्म हो गया, तो जैसे गणेश चतुर्थी जिस दिन खत्म होगा उसका अगला दिन कौन होगा, नुआखाई महोत्सव मनाया जाएगा। तो गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाता है। और ये जो नुआखाई है 21 देवी को समर्पित है। तो देवी का नाम है माँ समेश्वरी, तो देवी का नाम है माँ समलेश्वरी देवी है, माँ समलेश्वरी देवी। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें बेसिकली एक फसल की पूजा की जाती है जिसका नाम क्या है, धान। क्योंकि पता है सर, धान जो है वो आपका खरीफ फसल है। कैसे फसल है, खरीफ फसल है। यानी ये बोई जाती है आपका जून जुलाई में, बोई जाती है जून जुलाई में बोई जाती है, और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। तो आपका सितंबर में धान कटता है, तो धान का जो पहला उपज है वो किसको चढ़ाया जाता है, माँ समलेश्वरी देवी को चढ़ाया जाता है। इसीलिए नुआखाई का बहुत मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, कहाँ, उड़ीसा में। तो नुआखाई एक त्योहार है जो मनाया जाता है आपका उड़ीसा में। और कब मनाया जाता है, ये गणेश चतुर्थी अगले दिन, खासकर अगस्त सितंबर के महीने मनाया जाता है। और नुआ का अर्थ क्या हुआ, नया, और खाई का अर्थ क्या हो गया, भोजन, यानी नई उपज का भोजन। और बेसिकली किस फसल को समर्पित है, ये आपका धान को समर्पित है। और जो धान का जो पहला जो उपज होता है वो किसको चढ़ाया जाता है, माँ समलेश्वरी देवी के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। और जिस तरह से बिहार में छठ पूजा के दिन आपका छुट्टी होता है, जिसको राज अवकाश है, राजकीय अवकाश बोलते हैं, स्टेट लेवल वेकेशन बोलते हैं, ठीक है। केवल छठ पूजा का छुट्टी जो होता है केवल बिहार और झारखंड में होता है। महाराष्ट्र जाइए, दक्षिण भारत जाइए, हिमाचल प्रदेश जाइए, वहाँ छठ पूजा के लोग जानते ही नहीं है, या जानते हैं तो उस राज्य में वहाँ छुट्टी होता नहीं है। उसी तरह नुआखाई जो त्योहार होता है, जो गणेश चतुर्थी अगला दिन होता है, पूरे उड़ीसा में क्या होता है, छुट्टी होता है, उड़ीसा में छुट्टी होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो त्योहार है कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो अब देखिए सर, यूपीएससी सवाल पूछे, ग्रुप डी का सवाल पूछे, सब आपसे बनेगा। नुआखाई का संबंध किससे है, उड़ीसा से है। नुआखाई का अर्थ क्या होता है, नई उपज को भोजन। इसमें किस
फसल को विशेष महत्व दिया जाता है, धान को विशेष महत्व दिया जाता है। धान कैसा फसल है? खरीफ फसल है। कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है। कब काटी जाती है? सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। और 21 देवी को समर्पित है, माँ समलेश्वरी देवी को समर्पित है। ये मनाया कब जाता है? हमेशा याद रखें, गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाए, यानी गणेश चतुर्थी का जब भी हो उसका नेक्स्ट जो होगा वो होगा नुआखाई त्योहार। कहाँ? उड़ीसा में। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि उड़ीसा में वर्तमान में मुख्यमंत्री का नाम क्या है। एकदम सवाल सुन लीजिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री का वर्तमान में नाम क्या है, ये कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना चाहिए अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उम्मीद करते हैं ये नुआखाई त्योहार समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल बहुत अच्छा है सर, सवाल बहुत अच्छा है। ये देश की प्रगति के लिए ही हो रहा है, सरकार ना करे लेकिन प्राइवेट आदमी कर रहा है। इंपॉर्टेंट ये है, कुछ तो कर रहा है। रिलायंस, आपको पता है मुकेश अंबानी कंपनी रिलायंस है, कहाँ? 5,50,000 एकड़। बताइए, 5,50,000 एकड़, इतना तो भाई साहब खाली जमीन तो हो नहीं सकता है, लेकिन उस जगह पे है 5,50,000 एकड़। मेगा सोलर प्रोजेक्ट यानी सौर ऊर्जा के द्वारा आपका बिजली पैदा किया जाएगा, करने की घोषणा की है। ये रिलायंस ने की है। कहाँ पे किया गया है? तो जामनगर, आपको पता है कहाँ है? जामनगर में ऑयल रिफाइनरी, यहीं पर उनका बेटा का शादी हुआ था। गुजरात में है, जैसलमेर राजस्थान में है। वहां एक साथ इतना जमीन कहाँ से आएगा? अहमदाबाद में तो बिल्कुल इतना जमीन एक साथ खाली नहीं हो सकता है। जमीन हो सकता है सर, खाली यहाँ पर जरूरी है। तो आपको पता है सर, वो है कच्छ। वो क्या है? वो है आपका कच्छ। कच्छ क्या है? पूरा रेगिस्तानी एरिया है। हाँ, वहां रेगिस्तान जो होता है उसका जो बालू है वो व्हाइट रंग का होता है, इसलिए इसको व्हाइट डेजर्ट कहा जाता है। किसको? कच्छ को। तो मुकेश अंबानी ने 3 दिन पहले ही घोषणा किया है कि हम 5,50,000 एकड़ में सोलर प्लांट लगाएंगे। ठीक है, कहां लगाएंगे? गुजरात में कच्छ जो रेगिस्तानी भूमि है वहां लगाया जाएगा। और कहा जाता है सर, इसका आकार जो वर्तमान में एक बहुत फेमस देश है जिसका नाम है सिंगापुर, जिसका नाम क्या है? सिंगापुर से 3 गुना बड़ा है। 3 गुना बड़ा है। आप सोच सकते हैं, यानी जितना भी सिंगापुर का आकार है उससे लगभग 3 गुना आकार केवल किसका है? ये रिलायंस में जो सोलर प्लांट लगाया जा रहा है कच्छ में, उसका आकार है। ये प्रॉपर दिया गया है सरकार के द्वारा, ये सरकार के द्वारा दिया गया है कि सिंगापुर से तुलना किया है। तो अब यूपीएससी यही पूछेगा कि रिलायंस ने जो कच्छ में सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि वो सिंगापुर से 2 गुना बड़ा है। तो 2 गुना बड़ा नहीं, वो सिंगापुर से कितना गुना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है। अगर और डिटेल में से कहें तो मुकेश अंबानी कहना था अगले 10 सालों में यानी आने वाले 10 सालों में भारत में जितना ही बिजली का डिमांड है उसका 10% जो योगदान होगा केवल कच्छ में जो सोलर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा उससे योगदान किया जाएगा। तो कितनी बड़ी बात उन्होंने बोल दी कि भारत में इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश है, ठीक है, उसमें से 10 सालों में इन्होंने कहा कि 10 सालों में इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य होगा कि 10% जो बिजली का जरूरत है केवल आपको कच्छ में जो सोलर प्रोजेक्ट लगाया गया केवल उससे हो। तो ये भी आपको डाटा याद रखना है सर, 10 सालों में कितना परसेंट? 10% जो बिजली का जरूरत है भारत को वो केवल एक प्रोजेक्ट से ही निकलेगा, जिसका नाम है कहाँ? कच्छ सोलर प्रोजेक्ट। किसके द्वारा विकसित किया गया है? रिलायंस के द्वारा विकसित किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आया और याद है सर। तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ लगने वाला है? ये पूरे विश्व का है सर। आपको पहले ही बोले सिंगापुर से जब 3 गुना बड़ा है तो आप सोचिए कितना बड़ा होगा। तो कच्छ में स्थापित होगा विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। दूसरा सवाल, एक अलग से सवाल बताते हैं। आपको पता है विश्व का, ये गर्व करने वाली बात है, विश्व का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी, इंग्लिश में कहते हैं तेल शोधक कारखाना, जो कच्चा तेल को आपका क्रूड ऑयल को आपका पेट्रोल डीजल में बदलता है, उसे हम लोग कहते हैं तेल शोधक कारखाना। विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? जामनगर में है। विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक जो कारखाना है वो कहाँ है? जामनगर में है। और उसके ही मालिक कौन है? रिलायंस। यानी विश्व का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी जामनगर गुजरात। विश्व का सबसे बड़ा आपका मेगा सोलर प्रोजेक्ट कहाँ? वो है कच्छ में। और कितना इसका टोटल इसका लंबाई होगा या आकार में है, कितना फैला हुआ है? 5,50,000 एकड़ में स्थापित किया जाएगा, जो सिंगापुर से कितना गुना है? 10 गुना बड़ा होगा, 3 गुना बड़ा होगा। और इसका उद्देश्य क्या है कि 10 सालों में भारत का जरूरत का 10% बिजली जो है केवल यहीं से विकसित किया जाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। चलिए, ये सवाल
पूरे आज का जितना भी क्लास 45 मिनट 50 मिनट का होगा, उसमें अगर मेरे से पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है, कि महत्वपूर्ण का कोई डाटा नहीं है, कौन महत्वपूर्ण होगा कौन महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन मेरे अनुसार अगर आप बिहार से संबंधित कोई एग्जाम तैयारी करते हैं, उसके अनुसार आज का ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, बड़ा प्यारा नाम है सर, महिला रोजगार योजना, ठीक है, शुरू करने की घोषणा की है। अगर हम पहले शुरुआत में बता दिए कि बिहार के खासकर एग्जामों में पूछने की संभावना ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बिहार, इसका आंसर होगा बिहार। अब देखिए सर, ये इतना फेमस हो जाएगा कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस राज्य ने शुरू किया, इस आया बिहार टीचर में या सीजीएल में आया या रेलवे में आया। तो अगर आप बिहार सवाल है, बिहार मार के आप सोचिएगा कि मेरा नौकरी हो जाएगा, तो ये सवाल का बच्चा 100 में 99 जवाब दिया है, या 100 में 80 बच्चा सवाल दिया है और सीट है 20, तो बताइए आपको कैसे होगा। क्योंकि सर इतना फेमस सवाल ये अभी फेमस नहीं हुआ है, आगे चल के ये क्यों 3-4 दिन हुआ है, आगे चल के बहुत क्वेश्चन बनेगा। चलिए हम आपको डिटेल से बताते हैं महिला रोजगार की योजना के बारे में, महिला रोजगार योजना के बारे में आपको डिटेल से बताते हैं, आराम समझना है। ये बिहार के सीएम नीतीश के द्वारा लॉन्च किया गया, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा लॉन्च किया गया। अगर आप डेट भी डाल लें, क्योंकि सर हम नहीं चाहते हैं आपका कोई भी एग्जाम छोटे, इसलिए हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो अगर आप डेट भी चाहते हैं कि किस डेट को ये लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था 29 अगस्त 2025 को। यानी महिला रोजगार योजना कब लॉन्च किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा, 29 अगस्त 2025 को। अब सवाल आता है सर ये है क्या, आखिर क्या महिला रोजगार योजना, क्योंकि मेरा जो बहुत सारा व्यूअर है वो आपका बिहार का है, ठीक है, यानी उनका संबंध कहीं ना कहीं बिहार से किसी ने राज्य जिले के किसी ने प्रखंड के किसी न किसी गांव से होगा। अब इसका लाभ केवल उठाएं तो योजना पढ़ने का चीज नहीं है, इसका अपने जीवन में अनुसरण करने का काम है। सर नीतीश कुमार ने कहा कि 1 सितंबर से आपको रोजगार के लिए यानी आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आत्मनिर्भर, क्योंकि जब आत्मनिर्भर बनिएगा सर तो आपको दूसरे राज्य पलायन करने की जरूरत नहीं है। रोजगार या आत्मनिर्भर के लिए शुरुआत में आपको कितना हजार दिया जाएगा, 10,000 की राशि वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, 10,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो कितना हजार, 10,000। आपके मन में होगा कि सर 10,000, यहाँ तो कोचिंग का फी 10,000 रुपया रहता है, तो यहाँ रोजगार के लिए या कोई नया बिजनेस करने के लिए सरकार कितनी दे रही है, 10,000। सर अभी पूरा खत्म हुआ नहीं है। तो क्या है आपका कि प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपया दिया जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है, मानिए चलिए एक घर है, माता पिता, ठीक है, और एक बेटा है और उसकी बहू है, तो बताइए सर कितना परिवार हो गया आपका, 2 पुरुष और 2 महिला हो गए। लेकिन किसको मिलेगा, केवल महिला को मिलेगा, क्योंकि नाम में क्या लिखा हुआ है, महिला रोजगार योजना। और याद रहे सर एक परिवार में, प्रत्येक परिवार में केवल किसको मिलेगा, एक महिला, यानी बहू को मिलेगा या सास को मिलेगा। तो हमेशा याद रखिए बहू ले ले या सास ले ले कोई दिक्कत नहीं है, तो ये लाइन याद करने की जरूरत है। आम बच्चे याद करेगा महिला बिहार रोजगार योजना कहाँ लॉन्च हुआ, लेकिन अब जो यहाँ सवाल बनता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि लॉन्च कब किया गया, 29 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया। और इसमें क्या कहा गया कि प्रत्येक परिवार के एक महिला को कितना रुपया दिया जाएगा, वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा 10,000 का, और फिर 10,000 से उन्हें कोई नया बिजनेस करे, और 6 महीना के बाद, यानी बिजनेस स्टार्ट करने के बाद 6 महीना के बाद अगर उनके बिजनेस में जो भी व्यापार करते हैं, अगर उसमें प्रगति नजर आया, उसमें ग्रोथ नजर आया उनके बिजनेस में, तो उनको 2 लाख रुपया का और मदद किया जाएगा, 2 लाख रुपया का और मदद किया जाएगा। तो इतना किया जा रहा है, जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है, महिला रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है, कि जो पलायन होता है, महाराष्ट्र में सब बोलता है कि यहाँ सब बिहारी भरा हुआ है, आपका दिल्ली में बोलता है सब बिहारी भरा हुआ है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, यहाँ वहाँ के बड़े बड़े नेता होते हैं, यहाँ बिहारी सब भरा हुआ है, उनको कुछ आता नहीं है, अपना राज्य में जाते नहीं है। तो सर नीतीश कुमार ने एक योजना निकाला है कि महिला रोजगार योजना की, अब उनके पति को या उनको पलायन करने की जरूरत नहीं है, कि प्रत्येक परिवार की एक महिला को आपको कितना रुपया दिया जाएगा, 10,000 दिया जाएगा, और 10,000 से कोई बिजनेस स्टार्ट करे, और 6 महीना के बाद उनके बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा कि आपके बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, केवल 10,000 लगा के बना के छोड़ दिए हैं, अब कोई ग्रोथ हो ही नहीं रहा है, जो सामान बेचना स्टार्ट किया बिक ही नहीं रहा है, तब आपको 2 लाख रुपया नहीं मिलेगा। ये कब मिलेगा, जब आप जो 10,000 से रुपया से जो बिजनेस स्टार्ट किए हैं उसमें प्रगति सरकार को नजर आए, तो आपको 6 महीना के बाद कितना रुपया दिया जाएगा, 2 लाख रुपया दिया जाएगा, यानी पहले 10,000 और आगे 2 लाख रुपया। लेकिन आपके मन में सवाल हो रहा होगा
कि सर शुरुआत में इधर देगा 10,000 देगा ना, ये तो सरकार को या बैंक को ग्रोथ नजर आएगा तब देगा 2 लाख रुपया। तो 10,000 में आज की डेट में होता क्या है? देखिए सर, ये इंसान के सोच पे डिपेंड करता है। ऐसे भी सर कहावत है कि कोई बड़ा बिजनेस बड़ा पैसे से नहीं बड़ा सोच से बनता है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, हम आपको बताते हैं 10,000 में आप क्या क्या कर सकते हैं। 10,000 में आप क्या कर सकते हैं, आप अचार का बिजनेस कर सकते हैं। अचार के लिए बनाने के लिए कटहल आम कच्चा खरीदने के लिए आपको उतना का जरूरत नहीं पड़ेगा। 1500-2000 का आम कटहल ले लीजिए और 2-3 हजार का मसाला ले लीजिए और अपने घर में बिजनेस कर सकते हैं। पहला आपको बता दिए। दूसरा क्या है, मशरूम की का बिजनेस कर सकते हैं, यानी अपना घर में है और बिहार का जो पर्यावरण है वो आपका मशरूम की खेती करने के लिए बहुत सही है। 8 से 7 हजार 7 से 8 हजार में मशरूम का उपज आराम से एक घर में कर सकते हैं। 3-4 गो पॉली बैग लीजिए, उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, ठेला लगा सकते हैं। ठेला आपका 7 हजार 8 हजार में ठेला छोटा मोटा तेरा, आप पूरा स्टील का बना हुआ ठेला नहीं, नॉर्मल ठेला 7 से 8 हजार में आ जाएगा। उसमें आप लिट्टी चोखा बेचिए, उसमें आप सत्तू बेचिए, उसमें आम का शरबत बेचिए, उसमें गन्ना का शरबत बेचिए, जो आपको बेचना है बेचिए। सब 10,000 में हो रहा है। फिर आपको और 10,000 में चाहिए तो अगरबत्ती का बिजनेस कर सकते हैं 10,000 में। अगरबत्ती का बिजनेस कर सकते हैं मात्र कितना, 10,000 में। और भी आपको बिजनेस का आइडिया चाहिए तो 10,000 में आप जो जूट यानी जो रस्सी आता है उसका बैग बना सकते हैं। क्योंकि आपको पता है सर, प्लास्टिक का जो बैग होता है जो हम लोग सब्जी मंडी वाला देता है या हम लोग जाते हैं मार्केट खरीदने, तो जो प्लास्टिक का बैग होता है वो प्रकृति के लिए एक तरह क्या है, अभिशाप है। इसीलिए अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, पढ़े लिखे हो रहे हैं, तो वो जूट का खोजते हैं बैग। तो आप जूट का यानी रस्सी का क्या बना सकते हैं, घर में बैग बना सकते हैं। तो लेकिन यहाँ जब बिहार का जो सोच है वो क्या जानते हैं क्या करेगा, हमको बताते हैं कि एक परिवार में पैसा जरूरत है, वो 10,000 निकाल लेगा, बोलेगा मुझे 10,000 से मतलब था, आपको हमको 2 लाख रुपया चाहिए ही नहीं। 10,000 मिल गया, क्योंकि हर परिवार की एक महिला को मिलेगा 10,000 रुपया। तो आप लोग में सोचेगा अरे साला दिमाग लगा लिया हम, कि मेरी मम्मी को बोल देते हैं, मेरी दीदी को बोल देते हैं जाओ 10,000 रुपया ले लो और उसका फोन खरीद लेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप बताइए बिहार का कैसे आगे बढ़ेगा। बिहार जो जिसका सोच में पीछे है वो सोच गरीब नहीं है सर, यहाँ सोच यहाँ इंसान गरीब है। वो 10,000 सरकार को दिया है, वित्तीय मदद दिया है, और 10,000 का क्या करेगा, फोन खरीदेगा, गैजेट खरीदेगा, तो ये खरीदेगा वो खरीदेगा। अब 10,000 का प्रयोग तो किया नहीं तो उसको 2 लाख रुपया भी मिलेगा नहीं। अब फिर बोलेगा बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में रोजगार नहीं है, सब पलायन करने जाता है। सर अगर आपको सही में आपको लगता है कि आपकी मम्मी पापा या आपकी मम्मी दीदी भाभी में कोई भी जरूरत है तो उनको ये योजना के बारे में बताइए। ये 1 सितंबर यानी आज से ये लागू हो गया है। ठीक है, प्रत्येक परिवार में एक महिला को कितना हजार रुपया दिया जाएगा, 10,000। उससे बिजनेस कीजिए, और आपको बिजनेस कितना बेहतरीन आइडिया दिए हैं, और सब आ रहे हैं, सब अंडर 10,000 है, सब अंडर 10,000 है। और 10,000 का प्रयोग कीजिए, आप धंधा खोलिए। आप लिट्टी चोखा भी बेच सकते हैं, अगर आपके हाथ में हुनर है तो ठेला बनाइए। लिट्टी चोखा के लिए कितना मैदा सत्तू तेल मसाला चाहिए, 1,000-2,000 में कम से कम शुरुआत तो किया जा सकता है, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर आपको प्रगति हो रहा है तो 6 महीना के बाद आप रिव्यू दीजिए कि एक दिन में मेरा इतना सेल हो रहा है, तो आपको बिहार सरकार के द्वारा कितना मिलेगा, 2 लाख रुपया मिलेगा। यानी आप बीपीएससी के एग्जाम दीजिए, यूपीएससी का एग्जाम दीजिए, महिला रोजगार योजना में जितना भी पॉइंट है सब आपके सामने है। और सर केवल इसको रटे नहीं कि महिला रोजगार योजना कब लॉन्च किया गया था, 29 अगस्त को लॉन्च किया गया था, किस राज्य के द्वारा, नहीं, इसका पूरा प्रावधान पढ़िए, किस लिए दिया गया, किसके लिए दिया गया, 2 लाख रुपया कितना महीना के बाद मिलेगा, सब। तो उम्मीद करते हैं जो मेरा व्यूअर है और बिहार के हैं तो वो इस योजना, क्योंकि महिला तो हर घर में होती है, तो महिला रोजगार योजना का आप लाभ उठाएंगे। केवल आप रट्टिंग के लिए नहीं, अपने जीवन में इसे लागू करने के लिए ही के भी देखिए। तो आप बताइए आज का क्लास कैसा लगा, कैसा आपको समझ में आया महिला रोजगार योजना। और यार सर 10,000 में जो आपको बताए हैं वो एकदम सही बताए, पूरा रिसर्च करके आपको बताया गया है कि 10,000 में क्या क्या बिजनेस किया जा सकता है जो आगे चल के आपको प्रॉफिटेबल होगा, जो आपको लाभ देगा। तो कैसा क्लास लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जो सवाल किया गया है इसका ही बताएं, और प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो आज से वही समाप्त हुई, धन्यवाद। और जल्द से जल्द जो सृजन बैच है उसको आरंभ किया जाएगा, 1 से 2 दिन है, बस आप नोटिफिकेशन ऑन रखिए, आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए आपको। तो चलिए आज से वही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।